देखो 9th क्लास के हिस्ट्री का जो है सबसे पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें। ठीक है, भौगोलिक खोजें। दुनिया के अंदर जो है बहुत सारा देश ऐसा था जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो, ठीक है, तुम अपने घर में रह रहे हो, अगर आसपास जो है नहीं झांक करके देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे घर के अलावा भी बाहर लोग हैं, नहीं ना पता चलेगा। तो उसी तरह से एक देश के अंदर बहुत सारे लोग थे, ठीक है, और उनको पता नहीं था कि दुनिया में और भी देश हैं या हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है भौगोलिक खोज किया गया। क्या किया गया? भौगोलिक खोज किया गया। ऐसा ढूंढा गया कि दुनिया में हमारे जैसे और भी लोग हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उसी पे जो है ये चैप्टर जो है क्या है, बेस्ड है। ठीक है, देखो बोला है विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, विश्व के जितने भी जो है घटनाएं रही हैं, युगांतकारी घटना, ठीक है, मतलब जो एक युग को बदल दे, तो उन घटनाओं में सबसे अहम घटना रहा क्या? समुद्री यात्राओं द्वारा भौगोलिक खोजों का होना। ठीक है, आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उसमें यह खोजें भी शामिल हैं। आज का जो युग देख रहे हो, ये आज का समय जो है ऐसा ना होता अगर इसमें जो है भौगोलिक खोजें ना होती। ठीक है, इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। ठीक है, ये सारी जो घटना है भौगोलिक खोजों का, वो कब से स्टार्ट हुआ? मध्य युग। कब से? मध्य युग। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। सबसे पहले जो भौगोलिक खोज जो करना स्टार्ट किया वो किसने किया? यूरोप के लोगों ने। कहाँ पे? यूरोप के लोगों ने, क्योंकि यूरोप के लोग बहुत जल्दी जो है इस चीज़ को समझ चुके थे। वो लोग मतलब अंधविश्वासों से जो है ना उबर चुके थे। भारत में बहुत पहले अंधविश्वास था। जैसे एगो अंधविश्वास था कि समुद्र पे जो है नाव नहीं चलाएंगे, समुद्र हमारे देवता है और देवता के छाती पे नाव चलाएंगे, ऐसे लोग यहाँ पे मानते थे। तो जिसके कारण जो है यूरोप के लोग जो है क्या हो गए इन अंधविश्वासों से जो है क्या हो गए, बाहर निकल गए और जो है सबसे पहले जो है भौगोलिक खोज किया। किसने? यूरोप के लोगों। अब अलग अलग जगह जो है जा करके अलग अलग दुनिया को खोजा और जा करके वहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, क्या ये मेरा हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरे विश्व पे जो है आगे चल के वर्चस्व किसका हो गया? यूरोप का, है ना। अकेले ब्रिटेन देखो ना कितना सारा उपनिवेश बनाए हुए। यह बात यह है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। तो सबसे पहले जो भौगोलिक खोज जो स्टार्ट किया था ना, वो स्टार्ट किया था स्पेन और पुर्तगाल। कौन कौन? स्पेन और पुर्तगाल। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि यही दोनों देश जो है क्या होने लगे, इस चीज में पीछे होने लगे। क्या होने लगे? पीछे होने लगे। और आगे कौन कौन निकल गया? इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये सारे देश जो है क्या निकलने लगे? आगे निकलने लगे। नहीं समझा? जैसे जो भौगोलिक खोज जो स्टार्ट किया वो कौन किया? पुर्तगाल और स्पेन ने। लेकिन इस खोज में आगे फिर धीरे धीरे कौन निकलने लगा? ये लोग पिछड़ने लगे। इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है क्या निकलने लगे? आगे निकलने लगे। फिर बोलता हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था। प्राचीन काल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, देखो व्यापार करने के लिए एशिया से यूरोप का व्यापार करने के लिए एक मार्ग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उस मार्ग का नाम था कस्तूतुनिया का मार्ग। क्या नाम था? कस्तूतुनिया का मार्ग। याद रखना नाम। क्या नाम था? कस्तूतुनिया का मार्ग। ठीक है, अब ये जो है इस रास्ते से जो है क्या होता था, एशिया और यूरोप का व्यापार किया जाता था। क्या किया जाता था? व्यापार।
यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग से होता था, वही लिखा है। एवं प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। ठीक है, कि विश्व के ऐसे बहुत सारे देश थे, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे जो एग्जिस्ट तो करते थे, वहाँ पे लोग तो रहते थे, लेकिन उन लोगों को दूसरे देश के लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे भारत में आदमी रह रहा है तो भारत को पता नहीं है कि अमेरिका नाम का भी कोई देश है, अमेरिका वाले को पता नहीं है कि भारत नाम का भी कोई देश है। ठीक है, समझ रहा है बात। ब्रिटेन वाले को पता नहीं है कि जो है अमेरिका नाम का कोई देश है। तो इसी के लिए जो है क्या किया गया, भौगोलिक खोज किया गया। यदि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्व एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में इसका व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो जो भी आगे चल करके जो भी भौगोलिक खोज हुई, जिसके कारण आज का जो युग जो हम लोग देख रहे हैं वो निर्माण हुआ। वो निर्माण का जो है प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, भौगोलिक खोज के कारण ही प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। और तुम ऐसे होकर बैठो, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ तुम। हाँ ठीक, आगे देखो। बोलता है मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। ठीक है, मध्यकाल जो है क्या था यूरोप में, यूरोप के मध्यकाल को अगर हम अध्ययन करेंगे, जो कि हम अध्ययन करेंगे इसमें, तब उसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि सामंती लोगों का जो है शासन रहा कहाँ पे, यूरोप में। सामंती लोग मतलब समझता है, सामंत लोग मतलब ऊंचे ऊंचे, मतलब एक तरह से ऐसे कर लो कि अमीर लोगों का। ठीक है, जो रौबदार लोग होते हैं उनको सामंत समझ लो। ठीक है, तो सामंती लोगों का जो है शासन रहा कहाँ पे, पूरे यूरोप में। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। ठीक है, तो इस काल में जो है व्यापार वाणिज्य जो है बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं था, क्योंकि जो है सामंती लोग थे ज़्यादातर, जो यूरोप में उन्हीं का वर्चस्व चलता था, गरीब लोगों का वर्चस्व नहीं चलता था। और ना ही धर्म का स्वरूप उदार और मानवीय था। ठीक है, धर्म का स्वरूप भी उदार नहीं था। जैसे हमारे यहाँ है ना, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, एक धर्म वाला जो है दूसरा धर्म के साथ कोई इस तरह से नौटंकी नहीं करेगा, तो इस तरह से यूरोप में नहीं था। यूरोप में बहुत सारा जो है क्या था, पाबंदी था धर्म के नाम पे। ये कब, मध्यकाल में। ये कब, मध्यकाल में। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्पज्ञ एवं अंधविश्वास से युक्त था। ठीक है, पृथ्वी के बारे में जो भी ज्ञान था वो क्या था, अंधविश्वास से भरा हुआ। ठीक है, सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। ठीक है, तो समुद्र के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी लोगों को, तो ज़्यादातर जो है व्यापार नहीं करते थे। लोगों को लगता था कि जो है पृथ्वी क्या है, चपटी है, ऐसे चपटी है पृथ्वी, और ऐसे ऐसे जब चलते जाएंगे तो उसके एक अंत तक आकर के जो है क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, अनंत में चले जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा लोग जो है क्या करते थे, मानते थे, क्योंकि पृथ्वी के बारे में जो है ज्ञान क्या था, अधूरा। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। लोग मानते थे कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, गोल नहीं है, चपटा है, और उसमें जो है तुम जाओगे, जाते जाते जो है क्या हो जाएगा, तुम अनंत में जो है क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, और गिर के जो है क्या हो जाओगे, अनंत में चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोग देख लेंगे पृथ्वी के बारे में जो ज्ञान था वो क्या था, कम था या अधूरा था। लोग जो है क्या मानते थे कि पृथ्वी क्या है, चपटी है। ठीक है, इस तरह से समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। कष्टपूर्ण था यात्रा, जैसे तुम अभी निकलते हो तो तुमको पता चलता है ना कि पूरब दिशा में जा रहे हैं, कि पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, कि दक्षिण में जा रहे हैं। जब तुम समुद्र में जाओगे ना
तो चारों तरफ अथाह क्या दिखेगा? पानी। चारों तरफ क्या दिखेगा? पानी। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि पूरब जा रहे कि पश्चिम, ठीक है, तुमको ये बात का पता ही नहीं चले। तो जिस कारण जो है समुद्री यात्रा जो है क्या थी? बहुत ज़्यादा कठिन था और असाध्य थी, ठीक है। जहाज छोटे और असुरक्षित थे एवं तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थी, ठीक है। जहाज जो भी था वो क्या था? छोटा था और हमेशा जो है गति के लिए जो है किस पे निर्भर रहता था? हवा पे, क्योंकि उस ज़माने में तो जो है ये सब इंजन वगैरह तो बना नहीं था कि इंजन से जो है जहाज़ों को जो है चला देता, ठीक है। तो हवा पे ही निर्भर था, हवा चलेगी तो जहाज चलेगा और नहीं चलेगी तो नहीं चलेगा, इस तरह से। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं हुआ था। कंपास देखे हो? कंपास नहीं देखा है? हर मोबाइल में वो कंपास होता है। हर मोबाइल में क्या होता है? कंपास, जो हमेशा तुमको बताएगा नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन बताएगा कि इधर उत्तर है इधर दक्षिण है। ये हमेशा तुमको जो है क्या करेगा? बताते रहेगा। तो उन सब चीज़ों का विकास नहीं हुआ था, उन सब चीज़ों का विकास नहीं हुआ था। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भी भय बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती थी। जैसे ब्रिटेन का या स्पेन का कोई आदमी निकला कि हम जा रहे हैं समुद्री यात्रा या समुद्री खोज करने के लिए, तो उसको राज्य कोई सहायता नहीं देगा कि लो भाई तुम पैसा लो, तुम जा रहे हो स्पेन की तरफ से जा रहे हो, तो स्पेन का जो है ये राजा का या वहाँ पे जो भी सरकार है उसका कर्तव्य है ना कि उसको प्रोत्साहन करे। अगर मान लिया वो खोज करने के लिए जा रहा है, सही में पृथ्वी चपटी निकली, वो जा करके ऐसे गिर के जो है मर जाएगा, तो उसके फैमिली का क्या होगा? ठीक है, तो इस तरह से, तो इस तरफ से जो है राजा का जो है ये सारा कर्तव्य बनता था, लेकिन राजा जो है इस तरह की कोई चीज़ देता नहीं था। इस विषम परिस्थितियों में नाविक एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक यानी अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत जो है क्या था? दुष्कर था। पहली बात तो नाव छोटा, दूसरी बात गति नहीं, तीसरी बात दिशा सूचक यंत्र नहीं, चौथी बात कोई जो है प्रोत्साहन राशि भी नहीं दिया गया। ऐसे जो है बोला जाता है ना कि जो है भाई तुम जाओ, ठीक है, तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारे जो है फैमिली को जो है देखेंगे या हम जो है रखेंगे राजा की तरफ से, तो ऐसा कुछ नहीं था, जिसके कारण जो है भौगोलिक खोजें जो है क्या थी? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। देखो भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि जो है कैसे बनी, फिर ऐसा कौन सा कारण हुआ जिसके कारण जो भौगोलिक खोज होना जो है क्या हो गया? शुरू हो गया। इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने को उद्यत हुआ, ठीक है। बहुत सारी कुछ ऐसी घटना यूरोप में घटी जिसके कारण यूरोप के लोगों को ये जो मानसिकता थी अंधविश्वास की, उससे जो है वो क्या हो गए? बाहर निकले। 19वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों के पास हुई, तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दंभ टूटने लगा, ठीक है। देखो आज का जो इजराइल का जो नाम सुन रहे हो ना, इजराइल, तो इजराइल के मुद्दे को लेकर के जो है धर्म युद्ध शुरू हो गया। क्या हो गया? धर्म युद्ध। कहाँ? यूरोप में, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया कि ये जो सामंती गौरव, जो सामंत लोगों का जो गौरव था कहाँ पे? यूरोप में, वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगा? नष्ट होने लगा, ठीक है, इस तरह से। परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियनों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए। इन घटनाओं ने यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की, ठीक है। तो ये जो धर्म युद्ध था जिसके कारण जो है क्या हुआ कि पुनर्जागरण का काल है। पुनर्जागरण का मतलब होता है दोबारा जगना। क्या होता है? दोबारा जगना। जैसे पहले जो है यूरोपीय लोग जो है क्या थे? अंधविश्वास से जो है ग्रसित थे, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था यूरोप में। तो ये धर्म युद्ध ने जो है क्या किया? इन सारे अंधविश्वासों पे जो है क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। सवाल पूछने लगे लोग। जैसे पहले यूरोप में जो है पादरी लोग बहुत डराता था। पादरी समझता ना, जो चर्च में जो पूजा कराता है उसको क्या बोलते हैं? पादरी। तो पादरी लोग बहुत डराता था, ठीक है। कुछ भी मतलब जो मन में आता था वो बोल देता था, ठीक है। तो जब धर्म युद्ध हुआ तो लोग जो है हर चीज़ पे क्या करने लगे? सवाल करने लगे,
ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति जो है निकल करके आई। हर चीज़ पूछने लगे ऐसा क्यों है, ठीक है, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करने लगे। इसी को बोलते हैं पुनर्जागरण काल। हर चीज़ में वैज्ञानिक चीज़ों को खोजने लगे, ठीक है। जैसे विज्ञान हर कोई भी कारण होता है तो बोलता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, विज्ञान खोजता है ना, तो उसी तरह से जो है ये भी लोग जो है क्या करने लगे, खोजने लगे। इसी काल को क्या बोलते हैं, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल कब हुआ, मतलब कब नहीं, कहाँ हुआ, यूरोप में। कहाँ हुआ, यूरोप में। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया, ठीक है। किन्होंने, तुर्कों ने और अरबों ने एक जो है विशाल साम्राज्य बनाया, ठीक है। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और मध्य एशिया के मध्य व्यापार कस्तुतुनिया के मार्ग से होता था। ये बताए थे कि जो है एशिया में और यूरोप में किस मार्ग से जो है किया जाता था व्यापार, कस्तुतुनिया के मार्ग से। ये एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया और यूरोप के मध्य जो मध्य काल में जो व्यापार होता था वो किस मार्ग से होता था, कस्तुतुनिया के मार्ग से होता था, ठीक है। परंतु 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्की अधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना जो है क्या हो गया, निरापद नहीं रहा। मतलब इस मार्ग पे जो रास्ता था ना, वो रास्ता पे जो है कब्जा कर लिया कौन लोग, तुर्क लोग। क्या कर लिया, तुर्क लोग कब्जा कर लिया। अब ये लोग क्या बोलता था कि रास्ता पे तो कब्जा कर लिया, जाओगे तो इधर से इधर ही होकर के ना जाओगे, तो ये बोलता था कि हमको जा रहे उधर से तो टैक्स दो। क्या दो, टैक्स। तो टैक्स दो, ठीक है, व्यापारियों से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो व्यापारियों को सुरक्षा दीजिएगा ना। अब जो है यहाँ से वो टैक्स दे करके चला आगे, अब मालूम चला कि आगे जा करके ओकरा फिर लूट लिया, टैक्स तो दे दिया, अब पैसे वो लूट लिया। तो भारी समस्या हो रहा था किसको, किसको हो रहा था, तुर्क के मतलब व्यापार में व्यापारी लोगों को जो है क्या हो रहा था, इससे समस्या हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, समस्या। जैसे ये यूरोप है, ये क्या है, ये एशिया का कोई देश है। अब इधर से जो है जा रहा है व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए तो जा रहा है, तो यहाँ पे तो पहले तुर्क लोग जो है कब्जा किए हुए इस मार्ग पे, तो तुर्क लोग जो है क्या लेने लगा, टैक्स लेने लगा। तो टैक्स लेने लगा तो व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं था, टैक्स दे रहे थे, लेकिन टैक्स के साथ साथ भी इनका सामान जो है लूट लिया जाता था, व्यापारियों को मार दिया जाता था। तो इन सब से जो है क्या हो गए, व्यापारी लोग जो है तंग आ गए और जो है कोई नया ऑल्टरनेटिव खोज रहे थे कि कोई और रास्ता हो जिससे हम लोग क्या कर सके, व्यापार कर सके, ठीक है। कि हमको तो व्यापार करना ही है, एशिया से तो व्यापार करना ही है, तो एशिया जाने का कोई और रास्ता ऐसे होना चाहिए। तो इसीलिए जो है क्या किया गया, भौगोलिक खोज किया गया, समुद्रिक यात्राएं जो है क्या की गई, स्टार्ट की गई। देखो वही लिखा, परंतु 1453 ईस्वी में कस्तुतुनिया पर तुर्की अधिपत्य से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया था, जिसका हल ढूंढना यूरोपियनों के लिए जो है क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था। अब टैक्स ज़्यादा दे रहा था, उसके बाद सामानों लूट जा रहा था, तो इसलिए जो है क्या सोचा कि भाई इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। तो उन्होंने जो है क्या किया, इस समस्या के समाधान के लिए जो है समुद्री यात्राएं करनी जो है क्या की, शुरू कर दी, ठीक है, इस तरह से। अब देखो यहाँ तक आते आते जो है क्या हो चुका था, 1453 आते आते क्या हुआ, इस काल में नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। पहले क्या था, पहले जहाज छोटा था, हवा से चलता था, दिशा सूचक यंत्र नहीं था, लेकिन 1453 आते आते ये सारी समस्याएं जो है क्या होने लगी, धीरे धीरे हल होने लगी। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीख लिया। किसे सीखा, अरबों से। कंपास बनाना, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र, वैसा यंत्र जो दिशा की जो है क्या दे, सूचना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र। अंग्रेजी में बोले तो कंपास, अंग्रेजी में बोले तो कंपास, ठीक है।
इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। ठीक है, अब देखो इटली में, स्पेन में और पुर्तगाल में पहले जिस पद्धति से जहाज बनता था उस पद्धति की जगह खांचा पद्धति लाया। कौन सा पद्धति? खांचा। लकड़ी को खोखला कर देता था, तो खोखला कर देगा तो हल्का हो जाएगा, और उससे जो है बड़ा जहाज ही बनाएगा तो ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो इस तरह से खांचा पद्धति लाएगा। कहाँ पे? इटली, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप वासियों ने कंपास बनाना किससे सीखा? तो अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से सीखा। इसको भी याद रखना। तो दो चीज तो बना लिया, नाव भी बना लिया और कंपास भी बना लिया, दो चीज हो गया। अब देखो आगे, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो सामुद्रिक अभियानों में काफी सहायक था। ठीक है, और इसी समय जो है क्या बना लिया गया? दूरबीन भी बना लिया गया। सबसे पहले दूरबीन कौन बनाया था? गैलीलियो। कौन बनाया था? गैलीलियो। तो गैलीलियो ने सबसे पहले जो है क्या किया? दूरबीन का निर्माण किया। ठीक है, इस तरह से। तो अब सारा चीज जो है इन लोगों के पास आ गया, दूरबीन भी आ गया, कंपास भी आ गया और जहाज भी आ गया। अब किस चीज की देरी थी? तो समुद्र में निकलने की, समुद्र में निकलने की। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब यानी अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाला जहाज बनाया, जिसका नाम लगाया, जो लोग क्या नाम बनाया? कैरावल। कैरावल नाम का एक जहाज बनाया जो काफ़ी ज़्यादा हल्का था और बहुत तेज गति से चलता था। उस जमाने में तो तेज ही गति से चलता था। आज से कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा? आज तो भाई हम लोग इंजन का ज़माना आ गया था, लेकिन उस ज़माने में वो अपने जितने जहाज़ थे उससे जो है काफ़ी तेज गति से चलता था। कौन? कैरावल नाम का जहाज। ठीक है, कैरावल नाम का जहाज किन्होंने बनाया? पुर्तगालियों ने। किसने बनाया? पुर्तगालियों ने। समझ में आ रहा है? इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविक ने अटलांटिक एवं मध्य सागर में अपने जहाज जो है क्या कर दिया? उतार दिया। बोला कि अब चलो भाई, भगवान का नाम लेके जहाज कहाँ उतार दिया? समुद्र में। कहाँ उतार दिया? समुद्र में। कि अब जो है या तो मरेंगे या तो इतिहास रचेंगे। ठीक है, यही दोनों काम ना होगा। इसी क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलिमियो डियाज, क्या नाम था? बार्थोलिमियो डियाज। बोलो, बार्थोलिमियो डियाज। कब? 1488 में। कब? 1488 में। अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, ये जो है अफ्रीका का सबसे जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे वाला पार्ट है। दक्षिण अफ्रीका इस तरह से है ना, तो यहाँ पे जो है सबसे नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं उत्तम आशा अंतरिक्ष। हिंदी में बोले तो उत्तम आशा अंतरिक्ष और इंग्लिश में बोले तो केप ऑफ गुड होप। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो बार्थोलिमियो डियाज ने। किसने? कब किया? 1488। कब किया? 1488। ठीक है, इस तरह से। फिर देखो इसी के बाद 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। तो 1488 में खोज दिया ये लोग उत्तम आशा अंतरिक्ष और 1492 में खोज दिया ये लोग, कोलंबस ने खोज दिया क्या? अमेरिका। क्या खोज दिया? अमेरिका। अब यहाँ तक तो खोज हो गया। अब देखो ये जो उत्तम आशा अंतरिक्ष जो खोजा गया ना, ये भारत की खोज में बहुत ज़्यादा जो है क्या करेगा? मदद करेगा। भारत की खोज में क्या करेगा? मदद। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक, देखो पहले के नाव देखो इसी तरह के हुए करते थे। अभी हवा चलेगा ना तो ये पूरा कपड़ा लगा होता था, हवा से जो है ये नाव को जो है क्या करता था? बहाता था। ठीक है, इसको स्टॉप कीजिए ना, एक बात बोलेंगे। का साहसी नाविक वास्को डिगामा, क्या नाम था? वास्को डिगामा। उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए, उत्तम आशा अंतरिक्ष खोज दिया ना,
उत्तम आसान द्वीप कब खोजा गया? 1488 में तो खोजा गया। अब वास्को डी गामा कब आ रहा है? 1498 में ना आ रहा है जी, ठीक है। लगभग कितना साल हो गया? 10 साल बाद, ठीक है। तो ये जो है खोजते खोजते निकला, ये खोजने के लिए निकला था अमेरिका। ये क्या खोजने के लिए निकला था? अमेरिका। अब उत्तम आशा अंतरिक्ष तक तो इसको रास्ता देखा हुआ था, क्योंकि खोज ले था कौन? बार्थोलोमेव डियाज जो है खोज के गया था उत्तम आशा अंतरिक्ष तक। तो ये उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए कहाँ पहुंच गया? भारत के मालाबार तट यानी केरल के कालीकट पहुंच गया। ये खोजने के लिए निकला था अमेरिका, अब गलती से पहुंच गया कहाँ? भारत। कहाँ पहुंच गया? भारत। तो भारत में भी सबसे पहले कहाँ पहुंचा? मालाबार तट। कहाँ पहुंचा? मालाबार तट, जो कहाँ है? केरल में, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया, ठीक है। देखो उस वहां पे उस टाइम में 1498 में केरल का एक शासक था, राजा, जिसका नाम था क्या? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। जब इसको पता चला कि पुर्तगाल का एक नाविक आया है जिसका नाम वास्को डी गामा है, तो जमोरिन गया और जा करके स्वागत किया किसका? वास्को डी गामा का, कि आइए आइए, बड़ी दूर से आए हैं, बैठिए, चाय पानी पीजिए, ठीक है, इस तरह से। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था, ठीक है। वास्को डी गामा सफल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे कुछ और चीज़ों का जो है क्या था? योगदान रहा। क्या रहा भाई योगदान? भारत का एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया, ठीक है। जब ये उत्तम आशा अंतरिक्ष पहुंचा ना, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष में किसको? वास्को डी गामा को उत्तम आशा अंतरिक्ष में एक आदमी मिला जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। तो ये जमोरिन नाम का जो आदमी था, इससे मिला कौन? वास्को डी गामा। कौन मिला? वास्को डी गामा। तो यही जमोरिन बोला कि अच्छा तुमको भारत चलना है, तो चलो हम उधर ही जा रहे हैं। तो इसको लेकर के चला गया कहाँ? भारत, ठीक है, इस तरह से। जमोरिन नहीं जी, अब्दुल मजीद ना भाई, अब्दुल मजीद। कौन? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद मिला था। जमोरिन तो शासक था ना वहाँ का। अरे अभी बताया ना कि जमोरिन जो है केरल का शासक था, और इसकी भेंट किससे हुई? अब्दुल मजीद से हुई। किससे हुई? अब्दुल मजीद से। और यही अब्दुल मजीद जो है इसको कहाँ लेके गया? भारत लेकर के गया। तो वही लिखा है कि भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियनों के साहस में वृद्धि हुई। यूरोपियन लोगों का साहस क्या बढ़ा? और ज़्यादा बढ़ गया कि वो जब दूसरा कोई एक आदमी कर रहा है तो हम करेंगे। इस तरह से जो है पूरा होर मच गया एकदम, कि जो है वो भारत का खोज कर दिया, तो अलग अलग देश से जो है अब नाविक जो है नाव ले लेके जो है निकलना शुरू हो गया अलग अलग देशों को खोजने के लिए। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया, ठीक है। कितना गुना? 26 गुना। वास्को डी गामा जो है आया था यहाँ पे नाव से आया, और कहाँ? केरल में ना, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया, और यहाँ पे आ करके यहाँ से सामान लिया, जहाज में पूरा भर लिया क्या? सामान, ठीक है, मसाला वसाला भर लिया, और उसको अपने देश ले जा करके बेचा यूरोप में। उसको जो है 26 गुना प्रॉफिट हुआ। कितना? 26 गुना। मतलब यहाँ से 1000 रुपया का सामान ले गया तो वहाँ पे 26,000 में बेचा। ये जो प्रॉफिट था वो आने जाने का खर्चा काट उठ के हुआ, 26 गुना प्रॉफिट। अब जब ये जा करके जो है बेचा यूरोप के बाजार में, बोला कि भारत से सामान लेकर के आया, 26 गुना प्रॉफिट हुआ। पूरा यूरोप के बाजार में जो है हल्ला मच गया, अरे वास्को डी गामा जो है ना भारत होके आया और 26 गुना प्रॉफिट कमा रहा है, तुरंत अमीर हो जाएगा, ठीक है। तो और भी जो है बहुत सारे लोग जो है कहाँ आने लगे? भारत आने लगे। कैसी करने के लिए? व्यापार। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया, ठीक है। तो देखो अभी तक क्या क्या खोज लिया गया? 1488 में खोज लिया गया उत्तम आशा अंतरिक्ष का, 1492 में खोज लिया गया किसको? अमेरिका को, और 1498 में किसको? भारत को, ठीक है। ये सारा जो है खोज हो गया अभी तक।
अमेरिका अर्थात नई दुनिया खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी जिसे 1492 में ही कोलंबस ने प्राप्त किया। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा जहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। ठीक है, देखो अभी बताएं तुमको कि वास्को डिगामा निकला था भारत नहीं खोजने के लिए, अमेरिका खोजने के लिए। वास्को डिगामा किसके लिए निकला था? अमेरिका खोजने के लिए। और कोलंबस निकला था भारत खोजने के लिए। लेकिन हो गया उल्टा, कोलंबस चला गया कहाँ? अमेरिका। अब वास्को डिगामा कहाँ चला है? भारत। तो जब कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा ना तो उसको लगा कि भारत है। क्या है? भारत है। तो भारत में जो है ये कुछ लोगों को वहाँ पे रेड इंडियन कह करके बुला दिया। कौन? कोलंबस ने क्या कह के बुलाया? रेड इंडियन। ठीक है, इस तरह से। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। ठीक है, इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ गया। ठीक है, तो अमेरिगो वेस्पुच्ची किसका नाम, क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुच्ची। ठीक है, देखो बुक में देखो, अमेरिगो वेस्पुच्ची। ठीक है, ये जो है क्या चीज़ का खोज किया? जैसे कोलंबस जो पहुंचा था अमेरिका, तो अमेरिका के एक छोटे से भाग में पहुंचा। ठीक है, लेकिन ये पूरा अमेरिका महाद्वीप का खोज कौन किया? तो अमेरिगो वेस्पुच्ची ने जो है किया। ठीक है, हाँ, और इसे एक महाद्वीप का नाम दिया। ठीक है, इस तरह से।